साथ जुड़ गए हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के पीएमएस के सीआईओ नवीन कुलकर्णी। नवीन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका। नवीन जी, कितना मुश्किल है बाजार में अभी सिचुएशंस, आप क्या कर रहे हैं सर, कैसे प्लान कर रहे हैं, कैसे हैंडल कर रहे हैं फंड्स को आप? जहां तक बाजार का सवाल है, दो चीजें तो हो रही है। एक तो ये है कि ये क्वार्टर के जो नतीजे आए वो काफी ठीक ठाक रहे हैं। दूसरा, वैल्यूएशन का सपोर्ट बाजार में है। तीसरा जो बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर है जो मुझे लगता है वो ये है कि जो बैलेंस शीट की क्वालिटी अक्रॉस इंडियन कंपनीज वो अभी काफी स्ट्रांग चल रही है। बैलेंस शीट के इश्यूज बिल्कुल नहीं है। बैंकिंग सेक्टर ले लीजिए, बाकी भी सेक्टर में काफी डीलेवरेज होके ओवरऑल बैलेंस शीट की स्थिति काफी अच्छी है। तो इसलिए मार्केट जो है वो मुझे लग रहा है कि जब भी थोड़ा सा शार्प फॉल आता है वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। हालांकि नेक्स्ट 3-4 महीने के लिए मार्केट रेंज बाउंड हो सकता है क्योंकि ग्लोबल प्रेशर्स है, बट अदरवाइज वैल्यूएशंस रीजनेबल है और थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू रखेंगे तो अच्छे खासे रिटर्न्स बन सकते हैं बाजार में। ठीक है, थोड़े से लॉन्ग टर्म व्यू लेंगे तो रिटर्न अच्छे बन सकते हैं। नवीन जी, जो रिजल्ट सीजन अभी गया है, जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि अनुमान से बेहतर रहा है, क्या ग्रीन शूट्स आपको दिखाई दिए हैं? और मान लीजिए किसी को पैसे डिप्लॉय करने हो, क्योंकि बात यह है ना कि देखिए अच्छे भाव और अच्छी खबरें दोनों साथ साथ तो आती नहीं है। तब ये 5% का डिप आ गया है, 24,600 से गिर के 23,300 के आसपास का मार्केट है। कहां कन्विक्शन है आपका, अगर हम सेक्टर पूछें आपसे, कहां पैसे डिप्लॉय करने चाहिए? जहां तक सेक्टर्स का सवाल है, आप ये काफी मतलब अनकॉम्प्लिकेटेड सा मैटर है। अगर आप देखेंगे तो नतीजे कहाँ कहाँ पे अच्छे आ रहे हैं। जैसे इस क्वार्टर में एफएमसीजी के नतीजे काफी अच्छे आए। दूसरी चीज ये है कि अभी जो इन्फ्लेशन का चैलेंज आ रहा है वो एफएमसीजी के लिए ओवरऑल लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव होता है। तो एफएमसीजी क्लियरली एक सेक्टर है जहां पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा डिप्लॉय करना चाहिए, एलोकेशन बढ़ाना चाहिए। दूसरा जो है पावर, कैपिटल गुड्स, ये सेक्टर में भी नतीजे ठीक ठाक आए हैं, तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि आप डिप्लॉय कर सकते हैं। थर्ड जो एरिया है वो है प्राइवेट बैंक्स का। प्राइवेट बैंक्स में ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशंस काफी सस्ते हैं, मतलब डेकेडल लो वैल्यूएशंस पे बहुत सारे स्टॉक्स अवेलेबल है, राइट? तो उस हिसाब से वो सेक्टर भी रीजनेबल वैल्यूएशंस पे है। तो मुझे ये लग रहा है कि अगर आप देखेंगे बीएफएसआई में प्राइवेट बैंक्स, कैपिटल गुड्स, पावर यूटिलिटीज, मेटल्स, माइनिंग, फिर इसके अलावा जैसे मैं बता रहा था कि जो सेक्टर की जो बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं किया 5-6 साल के लिए एफएमसीजी, वो अभी अच्छे नतीजे दे रहा है। रिटेल सेक्टर अच्छे नतीजे दे रहा है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये सब सेक्टर्स में एलोकेशन बढ़ाना चाहिए और यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। ठीक है, बढ़िया है। तो 4-5 सेक्टर के नाम लिए नवीन जी ने, मैं एक बार दोहरा देता हूं। एफएमसीजी हो गया, पावर हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया, प्राइवेट बैंक हो गया और मेटल माइनिंग हो गया। ये कुछ सेक्टर्स हैं जो नवीन जी को पसंद आ रहे हैं। नवीन जी, कहीं ना कहीं देखिए अब एक फियर ये भी है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं, और पेट्रोल डीजल के अगर बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर इन्फ्लेशन को फ्यूल करेंगे। वैसे भी देखा जाए तो कमर्शियल सिलेंडर के दाम पहले बढ़ गए हैं, और अगर आप देखेंगे बाहर ईटरीज वगैरह उन्होंने तो दाम बढ़ा ही दिए हैं अपने। आपको लगता है कि ऑटो स्टॉक से थोड़ी दूर रहना चाहिए इस वक्त, या फिर आप अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहे हैं इसे? जहाँ तक ऑटो सेक्टर का सवाल है, यहाँ पे 2-3 चीजें हो रही है। एक तो ये है कि चलिए मान लीजिए कि डीजल पे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, बट इसके अलावा जो ऑटो कंपनीज हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे भी फोकस कर रहे हैं। जैसे आप ले लीजिए महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसका ईवी सेगमेंट बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वहां पे नए प्रोडक्ट लॉन्चेस की बात चल रहे हैं, तो वो सेक्टर शायद वो कैटेगरी अच्छा करने लग जाएगा। इसके अलावा ऑटो सेक्टर में टू व्हीलर में भी ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मतलब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पकड़ है। तो कुछ ना कुछ ऑटो कंपनीज करके मैनेज कर लेते हैं, राइट? क्योंकि अभी जो मार्केट का जो दौर है वहां पे ट्रेंड्स काफी स्ट्रॉन्ग है प्रीमियमाइजेशन के, तो वो सारे फैक्टर्स अभी भी प्ले आउट होंगे, वो रुकने नहीं वाले हैं। तो ऑटो सेक्टर मुझे लग रहा है कि अभी भी ठीक ठाक है, वैल्यूएशन रीजनेबल है। तो स्टॉक पिकिंग थोड़ा बहुत करना पड़ेगा वो सेक्टर में, क्योंकि ऑब्वियसली हर कंपनी का सेम प्रोडक्ट पाइपलाइन नहीं है। लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ऑटो सेक्टर यहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ठीक है नवीन जी, एक ट्रिकी सिचुएशन ये है कि हम देख रहे हैं कि G6 यील्ड जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, इस वक्त अगर मैं देखूं तो 7.03% है 10 ईयर की, और बाजार में पैसे बने रहे हैं। अगर हम ईयर टू डेट देखेंगे तो निफ्टी 10% से ज्यादा टूट गया है।
तो क्या जो क्लाइंट्स हैं उनके बिहेवियर में चेंज आया है? क्या वो सेफ्टी की तरफ ज्यादा जाना चाह रहे हैं? कितना बदलाव आप देख रहे हैं लोगों के माइंडसेट में? जहां तक लोगों का माइंडसेट है, एक चीज ये है कि अभी भी लास्ट 1 ईयर रिटर्न मार्केट का अभी भी थोड़ा बहुत ठीक ही रहा है, मतलब बहुत ही खराब नहीं रहा है। और हालांकि लास्ट 3-4 महीने में भी अगर आप देखेंगे तो मतलब स्मॉल कैप्स में थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस आया है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट से बिल्कुल बाहर हो चुके हैं और फोकस है कि टुवर्ड्स एकदम ही लो रिस्क फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स। मार्केट में अगर आप देखेंगे मार्च ऑनवर्ड्स, मार्च अप्रैल ऑनवर्ड्स वापस लोगों ने पोजीशन बनाना चालू किया है। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे थोड़ा बहुत कि जैसे कि मार्जिन फंडिंग जो होती है जो ब्रोकर्स की, वो बुक भी बढ़ा है, जिसका मतलब ये हुआ है कि रिस्क टेकिंग ऑफ इन्वेस्टर्स थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि रिस्क टेकिंग एपिटाइट है। ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड के एसआईपी इनफ्लो ठीक चल रहे हैं, तो बहुत सीरियस रिस्क अवर्जन अभी नहीं है। हालांकि आगे जाके थोड़ा बनने की संभावना है, बट अदरवाइज मुझे लग रहा है कि अभी भी रिस्क टेकिंग एबिलिटी इन्वेस्टर्स की है और वो बरकरार रह सकती है। ठीक है, रिस्क टेकिंग अभी भी एपेटाइट है और ये आगे बरकरार रह सकती है। ये आपने बड़ा क्रूशियल पॉइंट कहा नवीन जी। नवीन जी, एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे। अब देखिए क्या है कि इक्विटीज ने बाकी एसेट क्लास के मुकाबले थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है, और जब तेजी का बाजार होता है तब तो रिस्क एपेटाइट भी ज्यादा होती है। लोग तो सामने से फोन करके बोलते होंगे कि अच्छा ठीक है, हमें ग्रोथ वाले स्टॉक्स चाहिए। क्या थोड़ा सा पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने की जरूरत है और एसेट एलोकेशन को लेकर और ज्यादा गंभीर होने का ये समय है? इक्विटी के अलावा डेट में क्या बढ़ाना चाहिए एलोकेशन? क्या गोल्ड सिल्वर में थोड़ा एलोकेशन डालना चाहिए? कैसे आप गाइड करेंगे अगर किसी को पोर्टफोलियो पूरा बिल्ड करना हो तो? जहां तक अगर आप जेन्युइनली अगर आप मेरे से पूछेंगे तो ओवरऑल जो एसेट एलोकेशन है वो आप देखेंगे कि नॉट जस्ट गोल्ड सिल्वर, मुझे लगा फॉरेन एसेट एलोकेशन में भी इंक्रीमेंटल बाइंग आ रही है, क्योंकि ऑब्वियसली बाहर के मार्केट जैसे कोरिया, चाइना, वो उनका परफॉर्मेंस बेहतर रहा है। सो ओवरऑल जो एसेट एलोकेशन है वो अक्रॉस कैटेगरीज करना चाहिए। ग्लोबल इन्वेस्टिंग भी थोड़ा बहुत होना चाहिए पोर्टफोलियो का पार्ट। इसके अलावा ऑब्वियसली गोल्ड में एलोकेशन मुझे लगता है कि रखना चाहिए। गोल्ड सिल्वर मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं लगता, क्योंकि वोलेटिलिटी वहां पे काफी ज्यादा है, बट गोल्ड एज एन एसेट क्लास मुझे काफी ठीक लगता है, राइट। इसके अलावा डेट ऑफ कोर्स इंस्ट्रूमेंट्स में अलोकेशन तो रखना ही चाहिए, क्योंकि वो काफी सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो अगर मैं देखूंगा तो ओवरऑल 4 एसेट क्लास बनते हैं लगभग, कि गोल्ड सिल्वर हो गया, फिर आपका ये डेट हो गया, एंड ऑब्वियसली फॉरेन एसेट्स हो गया, एंड डोमेस्टिक इक्विटीज। तो ये चारों में थोड़ा मतलब एलोकेशन रखना चाहिए, बट डोमेस्टिक इक्विटीज स्टिल मुझे लग रहा है कि 50% का एलोकेशन आपको मेंटेन करना चाहिए टू जनरेट डिसेंट लॉन्ग टर्म। जी नवीन जी, कुछ और सेगमेंट्स हैं जो रह रहे के चलते हैं और थोड़े सिक्लिकल इन नेचर भी हैं। डिफेंस, पावर, पीएसयू, रेलवे पिछले 2 महीने अच्छे रहे हैं युद्ध के इन तमाम मुश्किलों में, तमाम दिक्कतों के बीच में भी। क्या अभी भी आप बुलिश हैं इन सेगमेंट्स पर, या फिर आपको लगता है कि पार्ट प्रॉफिट टेकिंग करने के बारे में सोचना चाहिए? डिफेंस बहुत ही डिफरेंट सेगमेंट हो जाता है। डिफेंस में ऑब्वियसली एक ग्लोबल प्ले भी बन रहा है, तो उस हिसाब से डिफेंस कैन बी एन इंटरेस्टिंग सेक्टर, लेकिन उसमें स्टॉक पिकिंग बहुत क्रिटिकल हो जाता है, राइट। प्राइवेट कंपनीज वर्सेस पब्लिक कंपनीज। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इन जनरल कैटेगरीज की बात करेंगे, जो पीएसयू स्टॉक्स है, अभी पीएसयू बैंक्स में मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत सॉफ्टनेस रहेगा फॉर सम टाइम, क्योंकि निम का प्रेशर रहेगा, आगे जाके ईसीएल नॉर्म्स का हिट आएगा, तो वहां पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत सॉफ्टनेस रह सकता है। बट ओवरऑल मैं देखूंगा तो सब जगह पे इवेंचुअली अपॉर्चुनिटीज अभी भी है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ कंपनीज, बैलेंस शीट क्वालिटी, ग्रोथ, ये सब के चैलेंजेस ज्यादा नहीं है। ऑब्वियसली प्रोडक्ट प्रोफाइल और ये सब साइकिल्स थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं, बट अपॉर्चुनिटी सारे कैटेगरीज में अभी भी है। अगर मैं थोड़ी नई थीम्स की बात करूं नवीन जी, तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले को लेकर अब सरकार भी बुलिश है। पीएम मोदी ने भी कह दिया कि उनका जो काफिला है उसमें गाड़ियों की संख्या कम की जाए और ईवी की संख्या को बढ़ाया जाए।
तो ईवी हो गया, डेटा सेंटर एज ए थीम, मतलब कोई डायरेक्ट प्ले तो नहीं है, बट हाँ जो उसके प्रॉक्सी प्लेज हो सकते हैं, पावर हो गए या फिर केबल वाली जो स्टॉक्स हैं, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर वैल्यू रहेगी अगले 5 साल 10 साल तक? क्या निवेश करना चाहिए इनमें हेविली? मतलब ये तो ऑब्वियसली काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रूथ है, राइट? अगर हम 5 साल अपने आप को इमेजिन करें कि कैसे ऑब्वियसली चीजें होंगी, तो उस हिसाब से तो आप ये तो बहुत क्लियर है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का पेनिट्रेशन तो बढ़ना है, क्वालिटी ऑफ व्हीकल्स इंप्रूव होते जा रहे हैं। सो अभी जो सेकंड कार है वो डेफिनेटली लोग सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ही होना चाहिए। तो ये सब ट्रेंड्स काफी स्ट्रांग है। अभी जाके इवन द कोई इंटरनल कंबशन इंजन का कार बिल्कुल नहीं रखेगा, ये मुझे अभी भी डाउटफुल है। लेकिन आगे जाके ये सारे ट्रेंड्स काफी स्ट्रांग रहेंगे, तो उसकी वजह से पावर डिमांड भी बढ़ेगा, राइट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पेनिट्रेशन काफी बढ़ते जा रहा है, तो उसके वजह से ऑब्वियसली डेटा सेंटर्स की डिमांड बढ़ेगी। सो ये सब ट्रेंड्स मुझे तो काफी स्ट्रांग दिखते हैं। चैलेंजेस यही चीजों के आते हैं कि कौन से कंपनी के बिजनेस मॉडल्स एक्चुअली वायबल है लॉन्ग टर्म में, एंड एक्चुअली स्ट्रांग बिजनेस मॉडल्स है। कौन से बिजनेस मॉडल्स जल्दी जल्दी कमोडिटाइज हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज की जो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती है और इनिशियली प्राइस जब रन अप होता है तो ऑब्वियसली सप्लाई भी बहुत ज्यादा आती है, एंड उसके हिसाब से वो चीजें बहुत तेजी से कमोडिटाइज हो जाती है। तो वही एक रिस्क होता है ये कैटेगरीज में देखना। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो कैटेगरी है वहां पे ऑब्वियसली लिमिटेड नंबर ऑफ ओईएम्स है, कैपेबिलिटीज के चैलेंजेस है, तो वहां पे मुझे लग रहा है कि आप निवेश करेंगे तो रिटर्न्स तो काफी अच्छी बनेगी ओवरऑल। ठीक है नवीन जी, बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला और विस्तार से आपने बाजार को लेकर, तमाम सेक्टर्स को लेकर और बाजार में अपॉर्चुनिटीज को लेकर आपने हमसे बातचीत की और हमारे दर्शकों को आपने गाइड किया। थैंक यू सो मच सर। लेकिन बाजार को देखिए, लोअर लेवल से क्या